बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज का जो हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम बहस करने जा रहे हैं उसका नाम प्रोटीन है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन के हवाले से। कहा जाता है कि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मगर जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल होगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक भी हो और नाइट्रोजन भी शामिल हो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से और एलिमेंट शामिल हो सकते हैं उसमें दिखाया गया है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सारे फहरिस्त हैं। ये स्ट्रक्चर्स मिलकर, ये एलिमेंट्स मिलकर अमीनो एसिड्स बनाएंगे। पर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होंगे जिसमें सल्फर और फास्फोरस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेल के अंदर ड्राई वेट ऑफ द सेल जो होता है उसके अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो 50% उसमें प्रोटीन पाए जाएंगे। फिर अगर बात करें कि ड्राई वेट ऑफ द सेल क्या है, तो हमने पढ़ा है पहले ही कि इफ़ वी evaporate the water from the cell, the remaining mass of the cell is called dry weight of the cell। तो जो सेल से अगर पानी को रिमूव कर दिया जाएगा तो रिमेनिंग वेट जो सेल का है वो ड्राई वेट ऑफ द सेल कंसिडर किया जाएगा। और ये भी पता है हमें कि जो प्रोटीन्स है उनको कहा जाता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टिश्यूज़ के, इनसे हमारे टिश्यू बने होते हैं। और इसके अलावा देखें कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो हेयर्स के अंदर, स्किन, नेल और फीदर के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और अगर हम बात करें डाइट के अंदर कहाँ प्रोटीन होगा, तो हमें ये तमाम तरह डाइट नज़र आ रही है जिनके अंदर ज़्यादा मकदार में प्रोटीन्स पाया जाता है, जिसमें सरे फहरस्त में एग, मीट, फिश, मिल्क और पल्सेस आ जाते हैं। और इसके अलावा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोटीन। अगर हम एक लाइन में डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ प्रोटीन, तो ये इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे तो जो एक पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर का नाम प्रोटीन है। तो पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज़ कॉल्ड प्रोटीन। आसान अल्फाज में हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या ये सिर्फ डेफिनेशन इसकी काफ़ी है या इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी है। फ़िलहाल इतना है। इसके अलावा हमें पता है कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो इन प्रोटीन की जो है डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट इनका फंक्शन होगा। इस पिक्चर में ये डाइट दिखाई गई है जिसमें मीट, फिश और उसके अलावा आपको एग्स नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है, ये प्रोटीन रिच डाइट कहलाएगी। इस स्लाइड में हम देखें तो हमें दो साइंटिस्ट को समझना होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किस साइंटिस्ट ने करवाया। तो प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंटिस्ट का नाम बर्जीलियस है। उन्होंने 1838 में प्रोटीन का नाम दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने प्रोटीन की अहमियत को रिकॉग्नाइज करवाया, तो उसका नाम था जी.जे. मेल्डर। उन्होंने 1838 में ये रिकॉग्नाइज करवाया कि प्रोटीन की अहमियत हमारी बॉडी में क्या है। इस स्लाइड्स के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की वो कैसे होती है। तो अमीनो एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या है, ये स्लाइड हमें बताएगी। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कम से कम एक अमीनो ग्रुप हो और एक कार्बोजाइलिक ग्रुप हो, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोजाइलिक ग्रुप दोनों के दोनों एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जिसका नाम अल्फा कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को हम अमीनो एसिड कहेंगे। तो यो भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो ये अमीनो एसिड है अगर हम गौर से देखें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी शामिल है। ये एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा, इसमें अमीनो ग्रुप भी शामिल है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अमीनो ग्रुप नज़र आ रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है कंटेन एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप। एक और बात अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कार्बोजाइलिक ग्रुप भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ लिखा होगा कि कंटेन एटलीस्ट वन कार्बोजाइलिक ग्रुप। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम अल्फा कार्बन है। तो ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन है। तो हमने क्या इस स्लाइड में देखा कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने ये सीखा कि अमीनो एसिड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें एक अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोजाइलिक ग्रुप होगा और दोनों एक ही कार्बन के साथ जुड़े होंगे। इस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन है। तो इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ को भी देखते चलें कि ये तो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारी प्रोटीन के अंदर जो है वो 20 मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आएगा, तो जो डिफरेंस है वो आएगा इस साइड चेन में, यानी कि जहाँ लिखा हुआ है आर। अगर ये आर की जगह पर डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा तो कुछ और अमीनो एसिड बन जाएगा, यहाँ CH3 आएगा मिथाइल ग्रुप तो कोई और अमीनो एसिड बन जाएगा। ये आर जो है यहाँ पर डिफरेंट
एलिमेंट्स अगर कंबाइन होंगे तो ये जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड हमारे पास बनते जाएंगे। आर जो है वो हर एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट होगा, बाकी तमाम तर चीज़ें अमीनो एसिड की कॉमन होंगी। अब थोड़ा एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। देखो, हमने डिस्कस किया है कि अमीनो ग्रुप एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें कम से कम एक अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और ये एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे। अगर आर चेंज होगा तो अमीनो एसिड चेंज होगा, उस आर की जगह पर हमने एच रखा है। अब इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। सिमिलरली अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है एलिनिन की। अब इसमें भी देखें, एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दोनों अटैच है अल्फा कार्बन के साथ, और इस आर की जगह पर CH3 आ जाएगा तो इस अमीनो एसिड का नाम एलिनिन बन जाएगा। और इस एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सिलीन लिखा हुआ है। इसमें भी देखें, एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दोनों के दोनों एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है अल्फा कार्बन, और यहाँ पर आपको CH2OH नजर आ रहा है। अब इस अमीनो एसिड का नाम सीरीन है। अब इस स्लाइड में 20 अमीनो एसिड्स शो किए गए हैं। आपके बुक के अंदर ये अमीनो एसिड्स लिखे हुए तो नहीं है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आर है इसका वो चेंज होगा तो अमीनो एसिड डिफरेंट बनेंगे। तो यहाँ पर जो आपको पिंक कलर से जो कलर शो किया गया है, ये आर ग्रुप है। अगर आर ग्रुप चेंज होगा तो 20 डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड बनेंगे। अमीनो एसिड के नाम भी लिखे हुए हैं, ल्यूसीन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, अर्जिनिन, तो बहुत सारे ये अमीनो एसिड्स हैं। अब ये हम समझेंगे कि एक अमीनो एसिड और जो दूसरा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कैसे होंगे। जब ये दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कैसे बनेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कैसे होते हैं। अगेन आई रिपीट कि अमीनो अमीनो एसिड जो होगा उसमें एक अमीनो ग्रुप लगा होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा और दोनों अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर भी देखें, एक अमीनो अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि ये आपस में कैसे कंबाइन होंगे। अब होता ये है कि एक अमीनो एसिड का OH ग्रुप कार्बोक्साइल से रिमूव होगा, दूसरे अमीनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर ये यहाँ से रिमूव होंगे तो नतीजे में आपको एक मालिक्यूल बनता हुआ नजर आएगा, वो होगा वाटर, क्योंकि OH और H मिलकर ये वाटर बनाएंगे। जब ये दोनों एंड फ्री हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये इसका जो कार्बन है ये इसके नाइट्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा। कार्बन किसका? कार्बन होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और ये बॉन्ड बनाएगा नेक्स्ट अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ, जो कि यहाँ शो किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से अमीनो एसिड के मिलने से वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरह से लिंकेज बन रही है। और ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो लिंकेज बन रही है इसको नाम याद करना ज़रूरी है, ये पेप्टाइड लिंकेज है। सवाल आ सकता है कि पेप्टाइड लिंकेज किन एलिमेंट के दरमियान बनता है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ देखते हैं कि जो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो इसका नाम होगा डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है, डाइपेप्टाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं। तो जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड बनेगा। अब ये दो अमीनो एसिड के जुड़ने से जो डाइपेप्टाइड बन रहा है, तो अगर हम इसको देखें तो इसके पास दो आपको टर्मिनल एंड नजर आएंगे। एक टर्मिनल एंड ऐसा होगा जहाँ पर अमीनो ग्रुप होगा, दूसरा ऐसा टर्मिनल होगा जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो एक को हम कहेंगे एन टर्मिनल और एक को हम कहेंगे सी टर्मिनल। डाइपेप्टाइड को हमने देखा, अब हम समझते हैं कि ट्राइपेप्टाइड क्या है। ये एक हमारे पास अमीनो एसिड है। अगर ऐसे हमारे पास एक, दो, तीन अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाए तो इसको हम ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। और एक बात करें और कि पॉलीपेप्टाइड किसे कहेंगे, तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हों तो उनको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। डेफिनेटली इनमें पेप्टाइड बॉन्ड लगा होगा। पेप्टोन्स किसे कहेंगे? अब यही पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, अगर ये ब्रेक हो जाए, अगर ये इसको ब्रेक कर दिया जाए बीच बीच में से, तो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में आपको अमीनो एसिड जुड़े हुए नजर आएंगे। इनको हम पेप्टोन्स का नाम देंगे। यानी कि पॉलीपेप्टाइड के ब्रेकडाउन होने से जो स्मॉल चेन्स बनती हैं उनको हम पेप्टोन्स का नाम देंगे। या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वी कैन डिवाइड प्रोटीन टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ये तमाम तर जो प्रोटीन्स हैं इनको हमने शेप के बुनियाद पर क्लासीफाई किया है। अगर प्रोटीन जो है उसमें जो अमीनो एसिड जो लगे हुए हैं वो मिलकर एक स्ट्रेट चेन या लीनियर चेन बना रहे हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर का नाम प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। अगर यही प्राइमरी स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या स्ट्रक्चर कहलाएगी? ये स्ट्रक्चर कहलाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अगर इनको मज़ीद फोल्ड कर दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी टर्शरी।
और अगर इसे टर्शरी स्ट्रक्चर फोल्ड सुपर फोल्ड करने के बाद इसके बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रहे हो तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्वाaternary स्ट्रक्चर होगा। अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया कि अमीनो एसिड जो है वो मिलकर एक लीनियर चेन बनाएंगे और जो लीनियर चेन जो बनी हुई है ये इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा हर एक अमीनो एसिड के दरमियान वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा और उनका एग्जाम्पल जो है वो इंसुलिन है। अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि इंसुलिन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाaternary। तो हमें पता होना चाहिए कि इंसुलिन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम डिफाइन करें कि इंसुलिन कैसे बना हुआ है। तो इंसुलिन बना हुआ है दो चेन्स का, एक ये अल्फा चेन है और ये एक बीटा चेन नज़र आ रही है। ये दोनों चेन, एक स्मॉल चेन है एक लार्ज चेन है, दोनों आपस में मिले हुए हैं एक बॉन्ड से जहाँ लिखा होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि नीचे भी सिस्टीन अमीनो एसिड है ऊपर भी सिस्टीन अमीनो एसिड है और इनके दरमियान हमें सल्फर नज़र आ रहा है। अगर हम गौर से देखें जूम इन करके तो ये जो दो अमीनो एसिड नज़र आ रहे हैं हमें, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है और इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, ये सिस्टीन और ये सिस्टीन, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ बनेगा और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो अमीनो एसिड्स जो हैं दो चेनें अल्फा एक बीटा चेन मिलकर इंसुलिन की स्ट्रक्चर बन रही है। अब हम समझते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की कैसे होगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है अगर वो अमीनो एसिड की जो है या तो वो स्पायरली कॉइल्ड हो जाए या एक शीट की तरह स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होंगे वो या तो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, वो तो सब में होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के दरमियान होंगे और ये डेफिनेटली जितनी भी स्ट्रक्चर है पेप्टाइड बॉन्ड सभी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाएगा। मगर कुछ और भी बॉन्ड होंगे जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर वो हमें स्पायरली कॉइल नज़र आ रही होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कौन सी है जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाए, वो हमारे पास है हेयर्स। एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। तो ये हमारे पास जो प्रोटीन है हेलिकल फॉर्म में, इसमें अगर हम गौर से देखें तो इसमें अमीनो एसिड्स हेलिकल फॉर्म में अरेंज है और ये शक्ल तभी बन रही है प्रोटीन की जब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं। दूसरा हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है जिसमें अमीनो एसिड्स वो एक शीट बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है बीटा प्लेटेड शीट लिखा हुआ है। इसको अगर हम जूम इन करके देखेंगे बड़ा करके तो नीचे तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर को और थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं ये बीटा प्लेटेड शीट कैसे बनी हुई है। अब ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं गौर से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर एक अमीनो एसिड की चेन नज़र आ रही है और एक ऊपर भी अमीनो एसिड की चेन नज़र आ रही है। नीचे की जो चेन है अगर हम वहाँ देखें तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अमीनो एसिड वाला ग्रुप अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों चेनें हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यहाँ देखें कार्बन और यहाँ आखिर में नाइट्रोजन, यहाँ देखें आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ देखें आपको अमीनो ग्रुप नज़र आ रहा होगा और उसके बिल्कुल अपोजिट देखें कि यहाँ पर अमीनो ग्रुप यहाँ पर है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल नज़र आ रहे हैं। तो बीटा प्लेटेड शीट में अमीनो एसिड की जो अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलली वो अरेंज होते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ दी टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर वो 3D स्ट्रक्चर बनाए, फोल्ड और सुपर फोल्ड हो जाए, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड और सुपर फोल्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसी स्ट्रक्चर का नाम टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है वो तभी बनेगी जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर जो है ना फोल्ड और सुपर फोल्ड होगी। तो हमें पता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स होती हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स, इनके ही फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगी। बॉन्ड क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में हो गए, जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाaternary पेप्टाइड बॉन्ड सब में होंगे। और प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसके अंदर भी होगा हाइड्रोजन बॉन्ड टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर भी, क्योंकि ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बना है। एक और बात, इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको याद करना है लाइसोजाइम्स जो है, जो एग्जाम्पल है इसका टर्शरी स्ट्रक्चर का, अगर हमसे पूछा जाए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल कौन सा है, हमें आना चाहिए
सेकेंडरी को कौन सा एग्जाम्पल है हमें आना चाहिए। सिमिलरली टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास लाइसोजाइम से, ये भी हमें आना चाहिए। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि भाई जब बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अगर वो मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, इस स्ट्रक्चर को जूम इन करते हैं, ये हमें नज़र आ रहा है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन जो बना है वो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी है, ठीक है। इन टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक और चीज़ नज़र आएगी जिसका नाम है हीम। तो हर एक टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें हीम नज़र आ रहा है और इसी हीम के अंदर हमें आयरन नज़र आ रहा है। और इस आयरन के साथ अगर हम देखें, चार अगर हमारे पास हीम है तो चार हमारे पास आयरन होंगे, और हर एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है। अगेन आई रिपीट, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है। चार अगर हमारे पास आयरन है तो चार हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होंगे। और अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम एक हीमोग्लोबिन के अंदर बाइंड होंगे, तो उसका जवाब 8 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल 4 हैं मगर एटम उसके अंदर 8 होंगे। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि भाई जो हमारा एक साइंटिस्ट है, बहुत प्यारा साइंटिस्ट, डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट के बारे में, इसका नाम है एफ सेंगर। तो इन्होंने बहुत अहम कारनामा किया। इन्होंने हमें ये बताया कि सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या है। तो इन्होंने एक प्रोटीन को उठाया और इस प्रोटीन की सीक्वेंस मालूम की। सीक्वेंस मालूम करने से क्या मुराद है, इन्होंने बताया हमें कि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है, तो पहले कौन सा अमीनो एसिड आता है, फिर बाद में कौन सा आता है, फिर कौन सा आएगा, ये हम सीक्वेंस अगर मालूम करना चाहें तो एक टेक्निक से हम मालूम कर सकते हैं। तो उस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये सेंगर भाई साहब है। इन्होंने इंसुलिन की जो प्रोटीन है, इसके अंदर 51 अमीनो एसिड है, इस भाई साहब ने हमें बताया। और ये बताया कि ये दो चेन्स में अरेंज होंगी। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक अल्फा चेन है और एक यहाँ पर बीटा चेन है। तो एक चेन के अंदर अगर हम देखें, अल्फा चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये जो चेन नज़र आ रही है, और जो बीटा चेन है वहाँ 30 अमीनो एसिड नज़र आ रही है। आएंगे आपको ये जो बड़ी चेन है ये बीटा चेन कहलाएगी। तो हमने क्या देखा इस स्लाइड के अंदर, हमें ये नज़र आ रहा है कि जो सेंगर भाई साहब है, सेंगर जो है भाई साहब ने, इसने हमें बताया कि इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स हैं। एक चेन अल्फा, इसमें 21 अमीनो एसिड, जबकि ये बीटा चेन है, इसमें 30 अमीनो एसिड है। और ये जो दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई है, इनके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपके जहन में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमें पता है सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सेल के मरकज़ के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, वो होगी डीएनए के पास। और डीएनए के अंदर जहाँ इन्फॉर्मेशन होती है, इसी को हम कहते हैं जीन। तो जीन के पास कोड्स होते हैं कि उस कोड से प्रोटीन बने। अगर हमारे पास जीन सही होगा तो उसका मतलब उसके पास कोड सही है, और कोड सही है तो प्रोटीन सही बनेगा, और प्रोटीन सही बनेगा तो वो नॉर्मल प्रोटीन जो है उसके अंदर स्पेसिफिक अमीनो एसिड की सीक्वेंस अटैच्ड होगी, और वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड मिलकर एक नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे। और उनका काम क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक काम होगा और वो सही तरह से अपना काम परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर फॉर सपोज ये जीन जो है, अगर इसके अंदर जो कोड है प्रोटीन बनाने का, जो प्रोटीन बनाने का कोड है, अगर वो उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो फिर क्या होगा, तो अमीनो एसिड जो जिस तरीके से जुड़ने चाहिए, क्योंकि कोड ख़राब है तो प्रोटीन सही नहीं बनेगा। प्रोटीन सही नहीं बनेगा मतलब उसके अंदर अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसमें बिगाड़ आ जाएगा। अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस में बिगाड़ आ गया तो अब वो प्रोटीन नॉर्मल नहीं, अब वो प्रोटीन एबनॉर्मल होंगे। और एबनॉर्मल प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन भी एबनॉर्मली करेंगे, नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे। ये एक बुक के अंदर एग्जाम्पल लिखा हुआ है पॉइंट म्यूटेशन का। इसमें यही बताया गया है कि जीन के अंदर किसी पॉइंट पर म्यूटेशन हो जाएगी, कोई ख़राबी हो जाएगी, और नतीजे में एक बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, वो उनकी जो शेप होती है नॉर्मली वो सर्कुलर और बायकॉन्केव शेप होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इनका जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है वो ख़राब हो जाएगी, और नतीजे में हीमोग्लोबिन नॉर्मली नहीं एबनॉर्मल वर्क करना शुरू होगा, और उसका जो काम था ऑक्सीजन को कैरी करना, अब वो ऑक्सीजन को सही तरह से कैरी नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें समझना है कि सिकल सेल एनीमिया कैसी होती है। तो इसके लिए पहले ये जान लें कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसे होगी। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन
मिलेगी तो एक बनेगा हीमोग्लोबिन। अब दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन के मिलने से हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। उसमें अगर हम देखें जो अल्फा चेन है उसके अंदर 141 अमीनो एसिड होंगे और ऐसी हमारे पास दो चेन्स होंगी। और बीटा चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड है, उसमें 146 अमीनो एसिड है, ऐसी भी दो चेन्स होगी। दो अल्फा और दो बीटा यानी 141 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 146 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल हमारे पास अमीनो एसिड जो होंगे वो होंगे 574। 574 अमीनो एसिड पाए जाएंगे एक हीमोग्लोबिन के अंदर। अब जरा देखें 574 अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन जीन के अंदर है। अगर जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो खराब होगी, किसी एक भी पॉइंट पर खराब होगी, तो एक भी अगर अमीनो एसिड खराब हुआ तो पूरा प्रोटीन खराब बन जाएगा। अच्छा, अब ये सिकल सेल एनीमिया कैसे होगी, हमारे पास 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 576 अमीनो एसिड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड होता है ना उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसकी जगह पर अगर कोई और अमीनो एसिड का कोड आ जाए जीन के अंदर, जैसे कि वेलिन अमीनो एसिड का कोड आ जाएगा, तो पूरी जो अमीनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है यानी कि पूरी जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, तो वो पूरी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल बन जाएगी। अब वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी और नतीजे में जो बीमारी होगी उसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। अभी हम समझते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो बीमारी जो होती है हीमोग्लोबिन के खराब होने की वजह से होती है, तो वो होगी कैसे। तो हमें पता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और प्रोटीन जो बनता है वो बनता है डीएनए से। अब डीएनए के पास ये कोड्स होते हैं, इन कोड के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि कौन सा अमीनो एसिड पहले आएगा, कौन सा अमीनो एसिड बाद में आएगा। फॉर सपोज हमारे पास अगर देखें हम कोड, तो हमारे पास ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा कोड, सारे कोड सही हैं। यहाँ पर एक कोड जो है अगर उस कोड के अंदर खराबी हो जाए, और वो कोड हमारे पास कौन सा है, सपोज जो छठा कोड है ये वाला, इसके अंदर खराबी हो जाए, तो फिर क्या होगा, इस डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज होकर ऐसे बन जाएगी, ये कोड सेम रहेगा, ये सही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहा। इस कोड के अंदर मसला आ गया। अब यहाँ पर देखें मसला क्या है, इस मसले को आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मली हमें इस कोड के अंदर टी और ए की एक सीक्वेंस नजर आ रही है, इस सीक्वेंस को यहाँ रिवर्स कर दिया गया है और ए और टी लिखा हुआ है। तो इसके पास जो कोड की इंफॉर्मेशन टी और ए है, तो ये ग्लूटामिक एसिड की इंफॉर्मेशन रखता है। अगर ये रिवर्स हो जाए तो ये अब वेलिन की इंफॉर्मेशन रखेगा। अब जब ग्लूटामिक एसिड की जगह पर जब वेलिन आ जाएगा, अगर हम ये काउंट करें ग्लूटामिक और ग्लूटामिक एसिड की जगह पर जो वेलिन आ रहा है, ये कौन सा अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड 1 2 3 4 5, ये 6 है। तो 6 पोजीशन में जो अमीनो एसिड है जहाँ ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, अगर यहाँ वेलिन आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन की चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ये हीमोग्लोबिन की चेन डिस्टर्ब हो गई तो फिर क्या होगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत नहीं रखता सही से। अ, अब सिकल सेल एनीमिया को हम सिकल सेल एनीमिया क्यों कहते हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। सिकल सेल जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो मून की तरह या सिकल शेप की तरह। तो सिकल शेप जो है ये आपको नॉर्मल आरबीसी नजर आ रहे हैं, ये इनकी जो शेप नजर आ रही है सिकल शेप है। अगर ये नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिकल शेप बन जाएंगे, क्रिस्टेंट की तरह बन जाएंगे इनके स्ट्रक्चर, तो ये जब ब्लड वेसल्स के अंदर जब ये फ्लो करेंगे तो ब्लड वेसल के अंदर सही से ये फ्लो नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे ऐसे सेल्स जो कि एबनॉर्मल हैं वो ब्लड वेसल की तरफ आकर स्टक हो जाएंगे और उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देंगे। अगर खुदा ना खास्ता वो ब्लड वेसल अगर कोरोनरी आर्टरी है और वो कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी के ब्लड ब्लॉक होने से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो एक बहुत गंभीर सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब एनीमिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो डिलीवरेंस है वो कम हो जाएगी। एनीमिया बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारी बॉडी को सही से ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। बहुत सारे सबब है, हीमोग्लोबिन खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एनीमिया है। आयरन कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एनीमिया है। ब्लड लॉस हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, एनीमिया है। तो एनीमिया एक बड़ा ब्रॉड टर्म है। अब हम समझते हैं कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड शेप दिस प्रोटीन इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अब समझते हैं कि ये फाइब्रस प्रोटीन क्या है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है। बस इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, बाकी सारी चीज़ें याद करने की हैं। तो ये फाइब्रस प्रोटीन को अगर हम देखें तो ये फिलामेंट की तरह हमें नज़र आ रहा है या फाइबर की तरह नज़र आएगा, जबकि अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन को देखें तो आपको ये 3D स्ट्रक्चर में नज़र आएगा।
ये ग्लोबल की शेप में नज़र आएगा या ओवल शेप नज़र आएगा। अच्छा, अब हम देखें पहले फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो इसमें चीज़ें याद करने की जो हमें याद करनी होगी कि इनकी जो शेप है वो फाइबर की तरह होगी या फिलामेंट की तरह होगी। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। पानी के अंदर ये हल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल है। शेप के लिहाज से क्रिस्टलाइन है और ये इलास्टिक होते हैं। फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाने के रोल प्ले करता है फाइब्रस प्रोटीन। और जैसे कि सिल्क, स्पाइडर वेब्स के अंदर जो है प्रोटीन जो पाया जाएगा वो फाइब्रस प्रोटीन होगा। मायोसिन प्रोटीन, केराटिन, नेल्स, हेयर्स के अंदर भी फाइब्रस प्रोटीन शामिल होता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो ये स्फेरिकल शेप होते हैं या ओवल शेप होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये टर्शरी स्ट्रक्चर या क्वाaternary स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। और अगर हम ये देखें ये किसके अंदर सॉल्यूबल है, तो ये पानी के अंदर हल हो सकते हैं या नहीं, तो बताया गया है कि ये सॉल्यूबल है साल्ट के अंदर, एसिड के अंदर, बेस के अंदर। एक्विस मीडियम में, यानी कि पानी का मीडियम हो, उसमें साल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, तो इसके अंदर हल हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत ये अल्कोहल वाले मीडियम में भी हल होने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर फंक्शनल प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज़, चैनल प्रोटीन्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन का मिसाल है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी है। तो पहला प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन। ये हमारे अंदर कहाँ होगा, ये हमारे अंदर मसल्स के अंदर प्रोटीन पाया जाएगा, मसल्स की स्ट्रक्चर बनाएगा। दूसरा प्रोटीन है एमोलाइट प्रोटीन। ये एमाइलोइड प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल प्रोटीन है। न्यूरॉन के अंदर जो नॉर्मल प्रोटीन है वो मिसफोल्ड होकर एबनॉर्मल बनाएगा, जिसकी वजह से एक बीमारी होगी जिसका नाम अल्जाइमर है। इसके अलावा अगर हम देखें, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है फिब्रोइन। अब ये कैडिशला एक इंसेक्ट है, ये वो बनाता है प्रोटीन। ये यूज़ करेगा ये प्रोटीन ताकि अपने आप को बाइंड कर सके रॉक्स के साथ, ठीक है। या फिर इससे फिर क्या होगा, ये अपने शिकार करने के लिए नेट वगैरह बनाएगा। इसके अलावा एक और प्रोटीन की अगर हम बात करें कि कॉन्ड्रोकैलिन, ये हमने पढ़ा होगा कॉन्ड्रोसाइट सेल, कार्टिलेज वाले सेल है, उनसे मिलता जुलता लफ्ज़ है कॉन्ड्रोकैलिन। ये क्या करेगा भाई, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाएगा। नेक्स्ट जो प्रोटीन हमारे पास है उसका नाम है कोलेजन। ये मेन प्रोटीन हमारी बॉडी का है। ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हमारी बॉडी को अंदर इलास्टिसिटी देगा, स्पेशली स्किन को। और उसके साथ साथ कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन्स और टीथ जो है इनके अंदर ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कौन सा प्रोटीन है, तो वो है हमारे पास इलास्टिन प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा। फिब्रिलिन भी एक किस्म का फिब्रिलिन भी हमारे पास एक किस्म का प्रोटीन है, बल्कि एक किस्म का ग्लाइको प्रोटीन है जो हमारे अंदर प्रोवाइड करेगा फोर्स बेयरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। किन टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास इलास्टिक टिश्यू हो, हमारे पास नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये उनको प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, इलास्टिक हो या ना फिर नॉन इलास्टिक टिश्यू हो। नेक्स्ट प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो लिखा हुआ है हमारे पास जेलेटिन। अब जो जेलेटिन प्रोटीन है वो न्यूट्रिशियस प्रोटीन है। अब ये जो न्यूट्रिशियस प्रोटीन है कहाँ से हम ड्राइव करेंगे, ये कोलेजन से, स्किन से, बोन से हम हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्केलेरा प्रोटीन, ये स्केलेरा प्रोटीन जो है हमारी जो आई का वाइट वाला हिस्सा है उसको हम स्केलेरा कहते हैं, वहाँ प्रोटीन पाए जाते हैं, केराटिन और कोलेज लिखा हुआ है, उसके साथ साथ इलास्टिन और फिब्रिन। इसके अलावा अगर हम देखें एक और प्रोटीन है जिसका नाम है टाइटिन प्रोटीन। ये बहुत अहम प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम डिटेल में देखेंगे आगे, मगर अभी ये समझ लें कि मसल सेल के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स पाई जाती हैं जो मसल सेल की स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन एक्टिन और मायोसिन को स्टेबलाइज करने वाले जो प्रोटीन है उनका नाम टाइटिन प्रोटीन है। अब ये जो टाइटिन प्रोटीन है, इसके अलावा अगर और कौन सा प्रोटीन है जो इस लिस्ट में शामिल है, तो वो हमारे पास है ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन नाम से जाहिर हो रहा है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ लिखा हुआ है केराटिन प्रोटीन, जो कि नेल्स बनाने का काम करेंगे और हेयर्स बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन, तो फंक्शनल प्रोटीन कौन से होते हैं। तो फंक्शनल प्रोटीन की बात करें तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट, हार्मोन, डिफेंस, कंट्रेक्टाइल और स्टोरेज, ये तमाम तर जो प्रोटीन है ये हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन होंगे। ये इनके टाइप्स हैं, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पास जो है अमाइलेज, डाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम ये होता है कि पॉलीमर से मोनोमर बनाना, लार्ज मालिक्यूल से स्मॉलर मालिक्यूल बनाना। दूसरे हमारे पास जो फंक्शनल प्रोटीन है वो आ जाते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करेगा
और इसके साथ साथ आ जाएँ एल्ब्यूमिन, तो ये भी हमारे बॉडी के अंदर सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा ब्लड के अंदर या फिर लिम्फ के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें हार्मोन भी हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन है। इंसुलिन और थायरोक्सिन का मिसाल लिखा हुआ है, ये हमारे बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। कब ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ रहा है तो कब कम करना है, और हमारे अंदर बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको कैसे मेंटेन करना है, तो ये इन हार्मोन्स का काम होता है। अब हम देखते हैं कि डिफेंस प्रोटीन कौन से हैं। उनमें से एक इम्यूनोग्लोबिन है, एक इंटरफेरोन है। इम्यूनोग्लोबिन को हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो हमारे वाइट ब्लड सेल बनाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का काम करेंगे, फॉरेन पैथोजन के साथ लड़ने का काम करेंगे। पैथोजन से मराद वो जरासीम जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हो। और एक और बात लिखा हुआ है कि लिखी हुई है कि यहाँ पर इंटरफेरोन इंटरफेरोन वो प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल इन्फेक्टेड हो चुके हैं वायरस से, वो इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन बनाएंगे, उनका नाम इंटरफेरोन होगा, जो कि दूसरे साइड वाले सेलों को मैसेज देंगे कि वायरस आ चुका है, आप अपनी हिफाजत करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक ही कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये कंट्रेक्टाइल प्रोटीन के एग्जाम्पल एक्टिन और मायोसिन है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो मसल सेल हैं वो वहाँ पर पाए जाएंगे और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। लास्ट जो लिखा हुआ है उसका नाम है स्टोरेज प्रोटीन। और स्टोरेज जो प्रोटीन है हमारे पास, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास स्टोरेज प्रोटीन कौन से हैं, यहाँ लिखा हुआ है एग। तो एग का जो वाइट हिस्सा है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं, इसके अंदर एम्ब्रियो जो होता है उसके लिए फूड होता है ये, और ये फूड जो स्टोरेज फॉर्म में पड़ा हुआ है वाइट ऑफ द एग पे पास, तो इसको हम स्टोरेज प्रोटीन का नाम देंगे। तो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्रोटीन के हवाले से। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो हमेशा अपना ख्याल रखें, और अगर समझ में कोई भी चीज़ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।